पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट का। सर पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे बच्चों? पार्ट 2 प्योरली कॉर्पोरेट व्हील से रिलेटेड है। हम इसमें कॉर्पोरेट व्हील की चर्चा करेंगे और सर हम इसमें बात करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सर लिफ्टिंग एंड कॉर्पोरेट व्हील, हम ये दो टॉपिक देखेंगे, कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, कंपनी और शेयर होल्डर्स, जिनको आप मेंबर्स कह सकते हैं, जनरली कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स की जगह पे मेंबर्स वर्ड का यूज बहुत किया गया है। तो आप मेंबर्स लिख सकते हैं बेटा, या मैं कहूं कि बेटा जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, वो और कंपनी, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है। इनके बीच में क्या है बेटा? एक पर्दा है, एक वेल है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ये पर्दा को हटा दिया जाता है बेटा, उसको कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है और देखा जाता है एक्चुअली में पर्दे के पीछे से काम कौन कर रहा है। वो कौन कौन से केसेस होंगे जिसमें ये डिस्टिंक्शंस हटा दिए जाते हैं? जनरली अगर मैं कहूं कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो हम कॉर्पोरेट व्हील देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए शुरू करते हैं फिर बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि हम पुरानी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं वापस से कि सर ये जो शेयर होल्डर्स थे, इन शेयर होल्डर्स ने जनता से पैसे लिए बेटा, जनता से इन्वेस्टमेंट कराया और बैंक से भी लोन लिया। लेकिन इसके बाद शेयर होल्डर्स लगातार फ्रॉड करते रहे और बेटा साथ के साथ ये जो है धीरे धीरे अपने खो के बेचते रहे, फ्रॉड करते रहे, और घर पे खजाना जो है भरते रहे बेटा, पैसे घर तक लाते रहे। आप बताओ, ये जो इलीगल वर्क किया गया, ये जो जनता के पैसों का मिसयूज किया गया है, ये जो जनता के पैसों का मिसयूज किया गया है, अगर बेटा ये सारे लोग जिनको हम कह रहे हैं ऑनर्स, ऑनर्स या मैनेजमेंट में जो लोग हैं, अगर इस तरह से ही करते रहे, तो बताओ लोगों का विश्वास इस बिजनेस से उठ जाएगा या नहीं उठ जाएगा? या मैं कह दूं लोगों का विश्वास कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से उठ जाएगा? भाई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जनरली है क्या कि हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, वो और मैनेजमेंट ये दोनों जनरली सेपरेट ही रहते हैं बेटा। ये दोनों जनरली क्या रहते हैं बेटा? सेपरेट ही रहते हैं। तो अगर मान लो कि मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो कुछ लोग चुने जा रहे हैं, उन लोगों के दिल में उन लोगों के दिल में उनमें से ही कुछ लोग बेटा मैनेजमेंट में चुने जा रहे हैं और मैनेजमेंट के दिल में ये ख्याल आ जाए कि चलो हम जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हैं, तो भाई कोई व्यक्ति क्या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा? द आंसर इज नो सर, द आंसर इज नो। पहले आप समझते हैं बेटा कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है। सर कॉर्पोरेट व्हील कुछ नहीं है, देखो कॉर्पोरेट व्हील क्या है? सर कॉर्पोरेट व्हील मतलब कोई लीगल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है बेटा? एक लीगल कॉन्सेप्ट है जहां पर कंपनी को सेपरेट माना जा रहा है उसके मेंबर से, जहां पर कंपनी को सेपरेट माना जा रहा है मेंबर से। सर कॉर्पोरेट व्हील का मतलब जहां पर मेंबर्स जो है कंपनी के, वो शील्डेड है फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। सर कंपनी के जितने भी एक्शंस होंगे उससे अलग शील्ड दिया हुआ है बेटा किनको? मैनेजमेंट और मेंबर्स को। अगर कंपनी किसी तरह का कोई भी डेट रखती है, इनकर करती है और बेटा किसी भी लॉ को कॉन्ट्रावीन करती है, तो कहने जो ये कॉर्पोरेट व्हील है ना, ये जो कॉर्पोरेट व्हील है, इसकी वजह से मेंबर्स या मैनेजमेंट लाइबल नहीं होती। मतलब कॉर्पोरेट व्हील कुछ नहीं सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। जरूर सर। देखो भाई ये बात तो हमें एक केस लॉ के जरिए बहुत आसानी से समझा दी गई। बेटा केस का नाम क्या है? केस का नाम है सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड में ये बात बता दी गई कि देखो कंपनी कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स, उसके मैनेजमेंट की टीम वो बिल्कुल अलग है बच्चों। सर देखिए हुआ क्या, ये है बेटा सैलमन। ये कौन है बेटा? सैलमन।
सर सैलमन क्या करता है, सैलमन खुद की अपनी एक बिजनेस चलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता है बेटा खुद का। अब बाद में इसके ख्याल में ये आता है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंपनी फॉर्म में चेंज कर देगा। भाई सैलमन को ग्रोथ दिख रही है कंपनी में, तो सैलमन अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लाना चाहता है। अब देखो, क्योंकि सैलमन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लाना बेसिकली आना चाह रहा है, तो बच्चों ये अपने फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म है इसकी वैल्यूएशन करता है, इसकी वैल्यूएशन करता है। भाई ऑब्वियसली ये वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना चाहता है, तो कंपनी से कोई ना कोई अमाउंट तो चार्ज करेगा ना। कंपनी को कहेगा ना कि कंपनी मैंने तुझे इतने रुपए का बिजनेस ट्रांसफर किया है। तो भैया ये वैल्यूएशन आती है बेटा 38,782 पाउंड्स, 38,782 पाउंड की ये वैल्यूएशन आती है बेटा किसकी, फर्म की। किसकी बेटा, फर्म की। जो कि किसको पे करना है, कंपनी को। ये कंपनी बनाई किसने है सर, ये कंपनी भी सैलमन ने ही बनाई है। ये कंपनी फॉर्म किसने की है बेटा, ये कंपनी भी सैलमन ने ही फॉर्म की है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर जब कंपनी को सैलमन अपने असेट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके बदले बेटा वो उसकी पेमेंट डिमांड कर सकता है। कैसे पेमेंट डिमांड कर सकता है, देखो बेटा, वो ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, और रिमेनिंग वो कैश भी ले सकता है। तो इसने तीनों ही चीजें रखी हैं। देखिए 38,782 रुपए जो कि फर्म के बनते थे, कंपनी से डिमांड करते थे भैया, इसमें से क्या हुआ, इसमें से सैलमन कहता है कि भाई मुझे 20,000 पाउंड के तो शेयर्स दे देना। 20,000 पाउंड के क्या मांग रहा है ये, शेयर्स। बच गए कितने बेटा, 18,782 पाउंड, जिसमें से 10,000 पाउंड के बेटा ये सिक्योर्ड डिवेंचर्स ले लेता है। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है सर, सिक्योर्ड मतलब कोई चीज कंपनी की गिरवी रखवा ली जाएगी, सिक्योर्ड है बेटा। ठीक है, जनरली पेमेंट करते वक्त जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है अनसिक्योर्ड के मामले में। ठीक, और बाकी बेटा ये कंपनी से कहता है कि 8,782 पाउंड मुझे कैश में दे देना। ठीक साहब, बिल्कुल। तो इस तरीके से सर जी कंपनी और फर्म, देख रहे हो आप, फर्म से ये क्या बन गई है बेटा, कंपनी। फर्म से क्या बन गई है ये, कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप का कन्वर्जन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। चलो, सो होपफुली ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यार, ये जो 20,000 शेयर्स है ना, 20,000 शेयर्स कंपनी कंपनी कैसे अलॉट कर रही है। जनरली देखो, आपको पता ही कि कोई भी पब्लिक कंपनी बनानी है तो आज भी और उस टाइम पे भी बेटा एटलीस्ट 7 मेंबर, कितने बेटा, 7 मेंबर। और सैलमन तो मानो जैसे कि भगवान ने भेजा ही इसीलिए था कि जा और जा करके एक पब्लिक कंपनी डाल, सैलमन एंड सैलमन कंपनी। बेटा इसकी फैमिली में भी 7 ही मेंबर थे। ये एक खुद सैलमन भाई, दूसरा भाभी जी, ठीक है जी, सैलमन की वाइफ, और बच्चों एक थी उसकी बिटिया रानी, और बाकी 4 कौन बेटा, उसके सन। बाकी 4 कौन है बेटा, उसके सन। सैलमन क्या करता है, सैलमन बिटिया को एक शेयर देता है, वाइफ को एक शेयर देता है, और 4 सन को बेटा एक शेयर दे देता है। तो 4 + 1 5 + 1 6, 6 शेयर्स तो बाकी के 6 लोगों को दे दिया गया। इसके अलावा बेटा जितने भी शेयर्स थे, कितने बचते हैं बेटा, 20,000 शेयर्स में से 19,994 रुपए के शेयर्स जो है इसने अपने पास रख लिए। हो गए जी कंपनी का 20,000 का हिसाब किताब चुकता। कंपनी का बेटा 20,000 रुपए के शेयर्स का हिसाब किताब चुकता। इस तरीके से कंपनी से तो एक तो अपनी डॉटर के नाम पे, एक अपनी वाइफ के नाम पे, और 4 बच्चों के नाम पे शेयर्स लेता है। बेसिकली कुछ नहीं है। सैलमन कर क्या रहा है, सैलमन सर एक कंपनी बना रहा है जिसको हम नाम देते हैं बेटा वन मैन कंपनी। ये सर वन मैन कंपनी, अच्छा जो हम आजकल ओपीसी देखते हैं, ये वन मैन कंपनी वही है? अरे नहीं बेटा, कंफ्यूज मत होना। ओपीसी वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये वन मैन कंपनी है क्योंकि वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू द सिंगल पर्सन। ये भैया कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते थे 7 मेंबर वाली, इसीलिए बाकी 6 मेंबर्स को, अपने कह सकते हो आप फैमिली मेंबर्स को,
कंपनी में भी मेंबर बना दिया इसने। सो इस तरीके से आपको पता लगा कि शेयर्स का डिवीजन तो ऐसे किया इसने। सिक्योर डिवेंचर इसी के पास है और रिमेनिंग 8,782 रुपए कैश भी इसी के पास है। अब साहब कहानी आगे शुरू होती है। सर कहानी चलती गई लेकिन बेटा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, आपको पता है भाई साहब। और उतार कुछ ज्यादा ही आ गया, उतार कुछ ज्यादा ही आ गया बेटा सैलमन की जिंदगी में। सैलमन के बिजनेस का ग्राफ लगातार कम होता रहा और सैलमन बेटा लॉस इनकर करने लगा, बहुत सारा लॉस। इन्हीं लॉसेस को पूरा करने के लिए उसने 8,000 रुपए उधार लिए, 8,000 पाउंड उधार लिए, हम ये कह सकते हैं 8,000 पाउंड उधार लिए। और बेटा ये 8,000 पाउंड भी कंपनी को नहीं बचा पाई, कंपनी बहुत ही जल्दी लिक्विडेट हो गई, कंपनी बहुत ही जल्दी लिक्विडेट हो गई। और बेटा आपको पता ही है लिक्विडेशन में एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जाता है। इसने क्या किए, इसने बेटा सैलमन एंड सैलमन कंपनी के जितने भी असेट्स थे उसको बेच करके पैसा जमा किया। और भैया इसको लाइबिलिटी ऑब्वियसली चुकानी है, लेकिन असेट्स की वैल्यू तो कितनी निकली बेटा, 6,050 पाउंड ओनली। साहब 6,050 पाउंड ही असेट की वैल्यू निकली। आप मुझे बताइए भाई साहब, क्रेडिटर 8,000 के दरवाजे पे खड़े। कुछ सैलमन कह रहा है कि यार 20,000 रुपए के शेयर्स तो मैंने दिए हुए थे कंपनी को, 20,000 के शेयर्स मैंने कंपनी से लिए थे, इसके अलावा 10,000 का मेरा सिक्योर्ड डिबेंचर है, 10,000 पाउंड का मेरा सिक्योर्ड डिबेंचर। और लड़ाई क्या हो रही है मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा, कि जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती है सबसे पहले हम वो पे कर रहे होते हैं पहले नंबर पे। बेटा दूसरे नंबर पे जो हम पे करते हैं दैट इज व्हाट, बेटा गवर्नमेंट की पेमेंट के बाद हम लोग पे करते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को, उसके बाद बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। अदरवाइज बेटा काफी बार ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स तक आते आते कुछ पैसे बच ही नहीं जाते। और यहां तो ऐसा हो रहा है, देखो गवर्नमेंट की तो किसी तरह की कोई भी बकाया राशि नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड डिवेंचर खुद कितना है बेटा, 10,000 पाउंड का। अगर ये 6,050 पाउंड सिर्फ सिक्योर्ड डिवेंचर के तौर पे किनको दे दिया जाए बेटा, सालमन को। तो बच्चों ये 8,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं इनको तो जी कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। अब हुआ यूं ही कि भैया ये सैलमन कह पड़ा कि ये पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। और क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, एक तरफ से क्रेडिटर्स कह रहे हैं माय लॉर्ड, ये जो कंपनी है ना वो सैलमन की कंपनी, और सैलमन को बाद में पैसे दीजिए, कंपनी तो उसकी है, पहले तो आउटसाइडर का पैसा चुकाया जाए। और बेटा जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि देखो जी, एक बार जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। और क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, चाहे वो वन मैन कंपनी ही क्यों ना हो, कंपनी तो सेपरेट है अपने मेंबर से। दैट्स व्हाई यहां पर सैलमन का क्लेम बनता है और सैलमन वॉन द केस। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है बेटा, यहां से आपको समझ में आ रहा है कॉर्पोरेट व्हील। क्या समझ में आ रहा है बेटा, कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है सर, बात तो सही है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन सर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ये जो व्हील है ना, ये हटा करके देखेंगे पर्दे के पीछे से फ्रॉड, जनरली अगर मैं कहूं किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो पर्दे के पीछे कौन से लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये पर्दा उठा करके देखा जाएगा। बेटा सुन लीजिए ध्यान से, किन किन केसेस के अंदर पर्दा उठा करके देखा जाएगा। सबसे पहला केस, अगर कोई भी कंपनी जो कि बेटा एनिमी नेचर की है, कोई भी कंपनी जिसका कैरेक्टर एनिमी नेचर का है, तो भाई साहब पर्दा उठा के देखेंगे। बेटा केस लॉ याद रखना, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन का केस है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी,
बेटा जी ब्रिटेन का केस। भाई साहब बात कुछ साल पुरानी है, वर्ल्ड वॉर वन का समय। वर्ल्ड वॉर वन के समय पे दो देश जर्मनी और इंग्लैंड कट्टर एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में। और यहां होता क्या है बेटा, यहां पर एक चीज घटित होती है कि जर्मनी क्या करता है बेटा, जर्मनी की जो डेलमर कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट करती है एक कंपनी, इनकॉर्पोरेट करती है एक कंपनी। जर्मनी के सारे लोग, सारे इन मतलब मैक्सिमम शेयर होल्डर्स, ठीक है। और सिर्फ एक ही कहां का बेटा, सिर्फ एक ही शेयर होल्डर कहां का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सिर्फ एक शेयर होल्डर, और सारे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जो थे वो कहां के थे बेटा, जर्मनी के। सबने मिलकर के एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम क्या रखा बेटा, जिसका नाम क्या रखा बताएंगे आप लोग? हाँ जी, जिसका नाम रखा डेलमर कंपनी। क्या नाम रखा बेटा? डेलमर कंपनी, डेमलर कंपनी। हाँ जी, ये कंपनी फॉर्म हो गई कहां, ब्रिटेन में। ये कंपनी कहां फॉर्म हुई बेटा, ब्रिटेन में, जिसके अंदर मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कहां के हैं, जर्मन के। कहां के हैं बेटा, जर्मन के। और ब्रिटेन से कितना है, एक ही है साहब। ब्रिटेन से कितना है, एक ही है साहब। अब क्या कहानी स्टार्ट होती है, सुनिए बेटा। अब क्या कहानी स्टार्ट होती है, सुनिए। हुआ क्या कि जो कॉन्टिनेंटल टायर है, कॉन्टिनेंटल टायर को, कॉन्टिनेंटल टायर को पैसे देने थे। किसको, डेलमर कंपनी को। कॉन्टिनेंटल टायर जो कि क्या है बेटा, ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है। और डेलमर कंपनी भी क्या कह रही है अपने आप को कि हम भी ब्रिटेन की। तो भैया डेलमर अपने ड्यूज रिकवर करना चाहती है कॉन्टिनेंटल टायर से। ठीक है जी साहब, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं सर। ये बेसिकली ब्रिटेन की जो कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर, इसको उधारी चुकानी है डेलमर कंपनी की। लेकिन बेटा डेलमर कंपनी जो कॉन्टिनेंटल टायर्स लिमिटेड है वो उधारी चुकाने से मना कर देती है। ठीक साहब, इसके बाद डेलमर कंपनी कहां जाती है बेटा, कोर्ट में। डेलमर कंपनी कोर्ट में जाती है और कहती है कि देखो साहब, ये जो है ना, ये हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इस कंडीशन में कोर्ट क्या बोलता है, इस कंडीशन में कोर्ट कहता है कि भैया डेलमर कंपनी, पहले तो तुम बताओ तुम हो कहां पे इनकॉर्पोरेटेड। डेलमर कंपनी कहती है जी हम इनकॉर्पोरेट तो कहां हुए हैं, बिल्कुल ब्रिटेन में ही हुए। लेकिन 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 जब कंपनी का पर्दा उठा करके देखा जाता है तो दिखता है कि कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जर्मनी से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कंपनी का पूरा कंट्रोल किसके पास है बेटा, जर्मनी के पास है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो साहब ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये कंपनी एनिमी कंपनी हो जाएगी। ये कंपनी कैसी हो जाएगी बेटा, ये कंपनी एनिमी कंपनी हो जाएगी। और प्रोहिबिट कर दिया गया इस कंपनी को कि आप एट द टाइम ऑफ वॉर किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं मांग सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वैसे तो जी सेपरेट लीगल एंटाइटी होनी चाहिए थी। जितने लोगों ने डेलमर कंपनी को फॉर्म किया और डेलमर कंपनी, दोनों अलग अलग होने चाहिए थे। लेकिन बेटा जब हम बात कर रहे हैं एनिमी नेचर की, तो एनिमी नेचर में हम लोगों ने उस कॉर्पोरेट व्हील को उठा दिया और कह दिया डेलमर कंपनी एंड द पीपल हु फॉर्म्ड इट आर द सेम, आर दी सेम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। ये जजमेंट है हमारे सामने। चलो दूसरा सर, पहला तो एनिमी नेचर का हो गया बेटा, वहां पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया। दूसरा क्या है बेटा, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस। साहब रेवेन्यू को और टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। भाई आपको पता है, आपको पता है ऐसा होता है। केस क्या है बेटा, जग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। भाई साहब जहां पर आप देखो इवेड करने के लिए इनकम टैक्स को कंपनी फॉर्म कर दी गई, जग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें इतना ही है बेटा, फैक्ट्स नहीं गिवन है। लेकिन बेटा दूसरा केस जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर, दैट इज दिनशुआ मानिक जी पेटेट।
सर दिनशुआ मानिक जी पेटेट जो कि बहुत ही रिच पर्सन थे, एक बेसिकली इनको बहुत सारा पैसा डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में आता था। और साहब सुपर टैक्स असेसी थे। मतलब बेटा हायर ब्रैकेट में फंसते थे। आपको पता होगा टैक्स के ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो ये हायर ब्रैकेट्स में फंसते थे बेटा। लगभग उस समय पे 11,35,302 लाख की इनकम हुआ करती थी। 11,35,302 रुपए की इनकी इनकम हुआ करती थी। ये ईयर था बेटा 1921 का। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। अपने इन पैसों को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग 4 कंपनी बना दी। पेटेट लिमिटेड, द बॉम्बे इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, द मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड द सेफ सिक्योरिटीज लिमिटेड। मैं दोबारा बोलता हूं साहब, दिनशुआ मानिक जी पेटेट जो कि रिच मैन थे, खूब सारा पैसा डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में कमाते थे। उनकी सुपर टैक्स असेसी होने के कारण उन्होंने अपना पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट करने का सोचा 4 कंपनीज के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे 400 कंपनी में इन्वेस्ट करें, कोई इशू नहीं। लेकिन इन्होंने किस वजह से किया ये इन्वेस्टमेंट पता है? कि साहब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और इनका ये जो इनकम है जिसको हम कह रहे हैं ना, ये इस वजह से सुपर टैक्स एसएससी के कहला रहे हैं, वो इनकम कम हो जाएगी। वो इनकम कम हो जाएगी। और तो और ये कंपनीज जो है पैसा कमाने लगी बेटा, ये कंपनीज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम जो है रिसीव करने लगी कंपनीज के द्वारा। और पता है क्या करते? पैसे कैसे लेते अपने पास? इन कंपनीज से कहते कि कंपनी कंपनी तुम हमें लोन दे दो। तो बेटा कंपनीज के ऊपर भी जब ये लोन दे रहे हैं तो कंपनीज का वो एक्सपेंस हो गया। और कंपनी से इस तरह का लोन लिया जाता जो कि फ्यूचर में भी कभी पे नहीं होता बेटा, जो कि फ्यूचर में भी कभी पे नहीं किया जाता। आप बताओ, साफ पता लग रहा है कि साहब दिनशुआ जी आपने ये जो कंपनीज बनाई हैं वो कंपनी सारी की सारी टैक्स इवेजन के लिए बनाई है। जी पर्दा उठा करके देखो, दिनशुआ मानिक जी पेटेट इसके पीछे हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म कर दो। यहां पर भी ऐसा ही हुआ बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म कर दिया गया। आई होप आपको ये केस भी समझ में आ रहा होगा। तीसरा केस है टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस। बेसिकली यहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए एक केस आ रहा है बेटा। केस का नाम याद रखिएगा, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। सर वर्कमैन थे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के, उनके बीच और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के बीच में केस होता है। केस क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। सर ये जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो क्या करती है? इन्वेस्ट करती है 4,50,000 रुपए, ठीक। और साहब इस तरह के इन्वेस्टमेंट से ये कुछ पैसा कमा रही है, एबीसी के अंदर इन्वेस्ट किया और यहां से कुछ पैसा कमा रही है। ये पैसा डिविडेंड के रूप में आ रहा है, जिसकी वजह से एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसने ये चीजें दिखाई, उसका प्रॉफिट क्या है बेटा? बढ़ा हुआ है। अब आपको पता ही होगा कि अगर मैं कहूं तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लॉज लगते हैं। उनमें से एक लॉ होता है बेटा बोनस एक्ट का। सर बोनस एक्ट लग गया कंपनी के ऊपर और बोनस एक्ट में बेटा प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज पे करना होता है टू द वर्कमैन। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो ये परसेंटेज जो है बेटा वो अपने आप ही यहां पर जो अमाउंट आ रहा है उसका वो बढ़ा हुआ आ रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो भैया ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या सोचा? अब इस बात को सुनिए। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1968 में एक कंपनी बना ली, होली ऑन सब्सिडरी बेटा, होली ऑन सब्सिडरी एक कंपनी बना ली, सारा पैसा इन्वेस्ट किया बेटा एक्सवाईजेड लिमिटेड के अंदर, ठीक है। उसने एक्सवाईजेड लिमिटेड ने क्या किया बेटा? एक्सवाईजेड लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। मतलब अब ना देखो, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड खुद के बिहाफ पर खुद के बिहाफ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही, पैसा इन्वेस्ट कर रही है एक्सवाईजेड के नाम पे। एक्सवाईजेड के नाम पे पैसा इन्वेस्ट किया एबीसी के अंदर।
अब एबीसी से जो डिविडेंड आ रहा है, पहले क्या हो रहा था बेटा, एबीसी से डिविडेंड सीधा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आ रहा था, लेकिन अभी एबीसी लिमिटेड से डिविडेंड किसको आ रहा है, एक्सवाइजेड लिमिटेड से। मतलब एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज की जो प्रॉफिट बढ़े हुए थे, ये प्रॉफिट तो कम हो गए साहब, और कुछ प्रॉफिट जो दिख रहा है एक्सवाइजेड लिमिटेड का ही दिख रहा है बस। तो कम से कम ये हायर ब्रैकेट में तो नहीं आएंगे, हायर स्लैब में ना आने की वजह से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा इनको। बट सर इस बात को समझा लॉ ने, इस बात को समझा लॉ ने, कहा नहीं जी साहब ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए, आपने जो ये एक्सवाइजेड लिमिटेड बनाया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस एक्ट, सॉरी मैंने आपको टैक्स बोल दिया था यहां पे, बोनस एक्ट के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं वायलेट करने के लिए बनाया है कि अगर किसी कंपनी की इनकम अगर ज्यादा दिखाई देगी, तो उसे बोनस भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपने उस कंपनी के इनकम को क्या कर दिया, कम दिखा दिया, ताकि इस कंपनी को बोनस का अमाउंट भी कम देना पड़े। वर्कमैन को यह बात अच्छी नहीं लगी साहब, वर्कमैन ने ले उठा करके केस फाइल कर दिया और केस गया वर्कमैन के पक्ष में। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। साहब सब्सिडरीज बना दी ना एजेंट के तौर पे काम करने के लिए, कैसे, देखो केस का नाम याद रखिए, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। साहब हुआ क्या, हुआ ये कि मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है बेटा, इन्होंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, अपने व्हीकल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन लेकिन सर जो एप्लीकेशन था ना, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। वो एप्लीकेशन क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू सम ग्राउंड। हो सकता है मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने वो चीजें फुलफिल नहीं की थी प्रीवियसली, ठीक। अब क्या होता है बेटा, अब ना मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के दिमाग में एक बात आती है, वो एक सब्सिडरी कंपनी बना देती है अपनी, और उस सब्सिडरी कंपनी के नाम पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, और अगेन जो कमीशन है वो इसे बेटा रिफ्यूज कर देता है। अब मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कोर्ट में चला जाता है, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कोर्ट में चला जाता है कि माय लॉर्ड ठीक है हम एलिजिबल नहीं थे, लेकिन हमारी सब्सिडरी कंपनी तो एलिजिबल है। कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है उठाओ पर्दा, दिखाओ इस सब्सिडरी कंपनी के पीछे कौन है। तो भैया साफ साफ दिख रहा है यहां पे मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इसके पीछे। दैट्स व्हाई साहब इनको लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दिया गया बच्चों। एंड द फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, जब कंपनी को कोई भी, कंपनी के किसी भी लॉ को डिफीट करने के लिए कोई कंपनी बनाई जा रही है, किसी भी लॉ को डिफीट करने के लिए कोई कंपनी बनाई जा रही है बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न का केस है। इसमें क्या होता है बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न के केस में क्या होता है कि सर गिलफोर्ड मोटर कंपनी में हॉर्न एज एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं, और भैया जब सर्विस एग्रीमेंट हो रहा होता है तब हॉर्न के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में साफ साफ कह दिया गया कि हॉर्न बेटा इंटरनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेगा, वो सिमिलर नेचर का बिजनेस जो कि गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड के अंदर हो रहा है नहीं स्टार्ट कर सकता, और वो अपने क्लाइंट को भी सॉलिसिटेट नहीं करेगा। सर ये अपने कस्टमर्स के साथ, हॉर्न अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है, और कुछ टाइम के बाद बेसिकली ये खुद की हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ओपन करता है बेटा। हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड ये गिलफोर्ड मोटर कंपनी से इस्तीफा देता है और खुद की हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड जो है कुछ टाइम के बाद फॉर्म कर देता है, और वो वहां पर खुद एमडी होता है। साथ के साथ बेटा ये गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड के जितने भी कस्टमर्स थे उनको इनवाइट करता है, उनको इनवाइट करता है। भाई साहब गिलफोर्ड मोटर कंपनी को गुस्सा आता है, वो लोग एक लीगल नोटिस सेंड करते हैं टू द हॉर्न, और अब जज साहब क्या बोलते हैं, जज साहब कहते हैं कि आपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का वायलेशन किया है। हॉर्न कहता है नहीं माय लॉर्ड, मैंने तो कोई कंपनी खोली ही नहीं, ये मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी ये चीज कर रही है, मैं नहीं कर रहा।
कंपनी ये काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। और बेटा जज साहब क्या बोलते हैं? जज साहब कहते हैं भाई साहब ऐसे केसेस के अंदर जहां पर कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ या फिर एग्रीमेंट आप वायलेट कर रहे हैं, तो ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा उठा दिया जाएगा बेटा। ये पर्दा उठा करके देखा जाएगा पीछे से कौन है। और जज साहब का डिसीजन आया कि हॉर्न आप फ्रॉड कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग फ्रॉड, आप फ्रॉड कर रहे हैं। होपफुली बेटा आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपसे